हेलो, स्वागत है आपका रनेश आईएएस में। एक टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, क्वाड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं, और उस टॉपिक का नाम है इंडो पाक रिलेशन, भारत पाकिस्तान संबंध। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि इसके प्रत्येक पक्ष जो है आपके क्लियर हो जाए, और उससे मैं करेंट जो कंडीशन है वहां तक जोड़ूंगा। हालांकि इसके बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि इस ढंग से मैं आपको बताऊं कि इसके सारे पक्ष जो हैं आपके क्लियर हो जाए, और इससे संबंधित प्रश्न अगर भविष्य में आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरह की उन प्रश्नों को सॉल्व करने में समस्या ना हो। हेडिंग लिख लीजिए, इंडो पाक रिलेशन। IPR। ठीक है, इंडो पाक रिलेशन, IPR। भारत और पाकिस्तान का जब मुद्दा आता है तब कहीं ना कहीं चाहे पाकिस्तान के लोग हों या भारत के लोग हों, काफी इच्छुक हो जाते हैं कि आखिर इनके संबंध में ऐसा क्या है जो आजादी के लगभग 70 साल बीत जाने के बाद भी इन दोनों देशों के बीच जो है संबंध नॉर्मल नहीं हो पाए हैं, जबकि कई ऐसे देश थे जिनका विभाजन हुआ और वो इस शांतिपूर्वक आज के डेट में रह रहे हैं। चाहे हमारे दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो सबसे प्रमुख मुद्दा जो मुझे प्रतीत होता है वह कश्मीर है। अगर फ्रांस एक यूरोप का एक बहुत कश्मीर की तरह ही एक प्रमुख क्षेत्र का बात किया जाए, अल्सेस लॉरेन। ठीक है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो वहां पर अल्सेस लॉरेन के बारे में बात करेंगे। अल्सेस लॉरेन के क्षेत्र पर फ्रांस और जर्मनी के बीच भारी विवाद थे। कुछ इसी ढंग से गतिरोध वह क्षेत्र जो है दोनों के रिश्तों में उत्पन्न करता था, लेकिन आज जो है वह शांति का क्षेत्र और समृद्धि का क्षेत्र बन चुका है। ठीक है, कैसे बन चुका है उस पर हम लोग डिटेल बाद में बात करेंगे। भारत पाकिस्तान पर आते हैं तो ये कश्मीर जो है भारत पाकिस्तान के संबंधों को नॉर्मल नहीं होने देता, और इसमें कुछ विदेशी शक्तियां, जिसमें विशेष रूप से मैं चीन का नाम लेना चाहूंगा, वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को नॉर्मल नहीं होने देना चाहते हैं, इस तरह की शक्तियां। ठीक है, क्योंकि उसमें से कहीं ना कहीं उनका कुछ हित छुपा हुआ है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक जो प्रसिद्ध लेखक हैं कुलदीप नैयर की, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न जो है आपके आ भी सकते हैं। कुलदीप नैयर पाकिस्तान को भारत के दूरस्थ पड़ोसी की संज्ञा दी। है। कुलदीप नैयर का कहना है कि पाकिस्तान तो है सबसे करीब, लेकिन ये सबसे दूर है। सामान्य सा कारण है। करीब क्यों है? तो पहला तो आप भौगोलिक कारण से करीब है। ठीक है, पाकिस्तान जो है भौगोलिक कारण से करीब है। भौगोलिक रूप से करीब है, आप देख रहे हैं एकदम पड़ोस में हमारा देश है वो। सांस्कृतिक रूप से करीब है। धर्म हो, भाषा हो, संस्कृति यानी कि उत्सव हो, मान्यताएं हो, रहन सहन, पहनावा, खान पान, इनमें जो है काफी कुछ जो है दोनों देशों के बीच आप समानता देखते हैं। ऐसी समानता जो है शायद ही भारत के किसी और देश के साथ हो। धर्म के मामले में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि
भारत जो है पूरे विश्व में मुस्लिमों की आबादी की दृष्टि से आप देखें तो दूसरा बड़ा आबादी है मुस्लिमों के भारत में। पाकिस्तान से भी अधिक आबादी जो मुस्लिमों की है वो हमारे देश में। तो धर्म की दृष्टि से भी तो करीब हुए ना। भाषा देखिए, उत्तर भारत के लोग अगर पाकिस्तान जाते हैं तो शायद ही उन्हें किसी तरह की वहां पर कोई समस्या है, तो काफी करीब है। इसलिए पड़ोसी तो हुए, इस मामले में करीब है, लेकिन दूरस्थ क्यों है? राजनीतिक विभाजन और असहमति। कश्मीर विवाद एवं अन्य कुछ विवाद, कुछ विवाद। बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप। देखिए, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप विशेष रूप से पाकिस्तान में है, ठीक है। कभी अमेरिका का वहां पर प्रभाव बना हुआ रहा, वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो चीन का वहां पर प्रभाव बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान को आप जानते ही हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है। सीपीईसी जो परियोजना वहां पर चल रहा है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सब के कारण से चाइना का जो है अत्यधिक प्रभाव जो है पाकिस्तान पर है, ठीक है। ग्वादर एयरपोर्ट को तो एक तरह से उसने, चाइना ने जो है ग्वादर पोर्ट को अपने कब्जे में ही ले लिया है। उस क्षेत्र में तो अक्सर विरोध भी होते रहते हैं, ठीक है, चाइना के विरुद्ध। तो चाइना अपनी कर्ज जाल की नीति में जिस ढंग से अफ्रीका के कुछ देशों को, श्रीलंका को, बर्मा को, म्यांमार को फंसाया है, पाकिस्तान भी लगभग उसी राह में है, ठीक है। यही कारण था कि दूरस्थ पड़ोसी की संज्ञा जो है कुलदीप नैयर के द्वारा दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान के संबंध जो आज बहुत ही कटु हैं, ठीक है, उसके आधार को समझने के लिए पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान भारत से अलग होकर 1947 को एक अलग देश बना और भारत 15 अगस्त को ब्रिटेन से आजाद हुआ। एक दिन का अंतर है। पाकिस्तान का जो अलग देश बनना था उसमें 2 पार्ट थे इसके अंदर में ही। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज ओरिजिनल पाकिस्तान के रूप में आप जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान। जो आज आप बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, ठीक है। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान ये अलग हो चुका है 1971 में। तो भारत के दोनों ओर जो मुस्लिम आबादी थी, ठीक है, उसे क्या किया गया, विभाजित कर पाकिस्तान के रूप में बदल दिया गया। यहां पर देखिए आप लोग, ये वर्तमान भारत का मैप है। ये हुआ आपका इंडिया,
ये हुआ पूर्वी पाकिस्तान और ये हुआ पश्चिमी पाकिस्तान। 1947 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो आप बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, जिसकी राजधानी ढाका है। ये दोनों जो है 14 अगस्त को आजाद हो गया और कहलाया पाकिस्तान, ठीक है। तो अध्ययन हम लोग किस तरीके से करेंगे कि विवाद जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसको मैं समझा रहा हूं। चूंकि दोनों देश जब अलग हुए तो सांप्रदायिक दंगा जो है भड़क उठा था, ठीक है। और यहां से हिंदुओं का पलायन भारत की ओर होने लगा। और यहां से भी, हालांकि यहाँ का रेट जो कुछ कम था पलायन का हिंदुज का, यहाँ पर ज्यादा था। बहुत सारे मुस्लिम स्वेच्छा से भारत से भी पाकिस्तान की ओर गए, विशेष रूप से इधर गए, ठीक है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो है यहाँ पर है, साउथ में है, साउथ पाकिस्तान में है। भारत से जितने भी मुस्लिम गए विशेष रूप से सिंध प्रांत में वहां बसे हुए हैं, जिन्हें बिहारी मुस्लिम भी कहा जाता है। आज वह भेदभाव के शिकार भी हैं, ठीक है। तो यहां पर शरणार्थी समस्या आपकी उत्पन्न हुई जस्ट आपका आजादी के बाद से, ठीक है। तो पृष्ठभूमि ही ऐसी थी कि दोनों देशों के बीच जो है कटुता उत्पन्न हो गई, ठीक है। और चूंकि शरणार्थी समस्या बढ़ती जा रही थी दोनों देशों के बीच, इस स्थिति में दोनों देश अपने रिश्तों को नॉर्मल नहीं रख सके, जिसमें कुछ तत्वों ने विशेष भूमिका निभाई। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के ठीक बाद के विवाद। 1 नंबर। 2 नंबर में हम लोग बात करेंगे वर्तमान विवाद। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष युद्ध। इन विवादों का परिणाम क्या हुआ? युद्ध। युद्ध कितने प्रकार के दोनों देशों के बीच चल रहे हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष युद्ध और परोक्ष युद्ध। चौथा जो हम लोग बात करेंगे संभावनाएं। क्या सुधार की कुछ संभावनाएं हैं, ठीक है। भविष्य की संभावनाएं क्या है? क्या कुछ ऐसा संभावना है दूर दूर तक कि दोनों देशों के बीच जो है सुधार हो सकता है? इतना पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे लगभग सारे सेक्शन जो है भारत पाकिस्तान संबंध के वो आपके सोल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्वतंत्रता के ठीक बाद यहां पर देखिए जो मुद्दा था ऋण अदायगी का मुद्दा, ये नंबर में लिखिए, ऋण अदायगी का मुद्दा। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ का मुद्दा। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का मुद्दा। सर क्रिक विवाद। यहां पर देखिए ऋण अदायगी का जो मुद्दा था दोनों देशों के बीच,
यहाँ क्लियर था, जो समझौता हुआ था उसके अनुसार पाकिस्तान को अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए जो है भारत को देना था। 5 ईयर तक, कितना दिन तक? 5 ईयर तक पाकिस्तान को देना था, और इंडिया को देना था पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए। I to P, P to I, समझ जाइएगा। पाकिस्तान टू इंडिया आप लोग पूरा लिख लीजिए। पाकिस्तान द्वारा भारत को, भारत द्वारा पाकिस्तान को इतना देना था, 75 करोड़ रुपया देना था। पाकिस्तान ने समझ लीजिए कि अपनी आर्थिक स्थिति का बहाना बनाकर देने से इनकार कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी ने चूंकि वचन दिया था, इस कारण भारत ने भी ये पैसा तो नहीं दिया, लेकिन 55 करोड़ एक मुश्त जरूर दे दिया। ठीक है। और महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें से एक कारक यह भी जिम्मेदार था, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ ऋण अदायगी का मुद्दा। ये समझ लीजिए कि सुलझ गया दोनों देशों के बीच में, इसको हटा देते हैं। अब आइए कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का मुद्दा। भारत में जो जब स्वतंत्रता मिली भारत को 15 अगस्त को, कुल 562 रियासत थे, जिसमें 20 चले गए पाकिस्तान के पास और 542 रह गए इंडिया में। इसमें से 539 ने स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल हो गए। छोटे छोटे राज्य थे, आप झारखंड में भी देखते हैं, खरसावां राज्य, बिहार में दरभंगा राज्य, सारे के सारे स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गए थे। हालांकि अंग्रेजों ने क्लियर किया था कि जो भी देशी राज्य हैं वे या तो चाहे पाकिस्तान में मिल सकते हैं, भारत में मिल सकते हैं, अथवा स्वतंत्र भी रह सकते हैं। चूंकि अंग्रेजों का समय समय पर देशी राज्यों के द्वारा हेल्प किया गया था। 1857 में कहा भी गया था कि इन्होंने बांध की तरह काम किया। जो आपका प्रबल विद्रोह हुआ था उससे बचाने के लिए बांध की तरह देशी राज्यों ने काम किया और अंग्रेजी सरकार की सत्ता जो है बच सकी। तो उसी का एक तरह का इनाम था। लेकिन 539 राज्यों ने कोई लाभ नहीं उठाया, चुपचाप से भारतीय संघ में शामिल हो गए। रह गए कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, इसका सूत्र लिख लीजिए, कहे जा। इन तीनों ने कोई भी क्लियर डिसीजन शुरू में नहीं लिया। वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी। इस चीज को अच्छी तरह से क्लियर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ कश्मीर पर बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर बात कर रहे हैं। मुद्दा थोड़ा सा अलग है और अलग क्लास की जरूरत है, वो भविष्य में फिर कभी होगा। यहाँ पर हम लोग संक्षिप्त बात करेंगे किस ढंग से विवाद उत्पन्न हुआ है, चल रहा है। ठीक है, कश्मीर की अगर बात की जाए एक छोटा सा मैप बना लीजिए। नेपाल, यहां देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा कश्मीर मुद्दा।
यहां लिख लीजिए गिलगिट एंड बाल्टिस्तान लिख लीजिए। यहां लिखे पीओके, जिसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है, ठीक है। पीओके, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। पाकिस्तान, जब भारत ने कश्मीर को दो पार्ट में, दो यूटी में बांट दिया, तो उन लोगों ने भी क्या किया है कि इसको अलग कर दिया है, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान को। समझ लीजिए वहां का यूटी बना दिया गया है पाकिस्तान का, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान को, ठीक है। और ये है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दूसरा जो आपको देखना है ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन, ये आप बोल सकते हैं सीओके बोल सकते हैं इसको, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत से छीन लिया गया था 1962 के युद्ध में। एक विशेष क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इस क्षेत्र, इस क्षेत्र को 1963 में, जब 1962 में चीन ने भारत को पराजित कर दिया, तो पाकिस्तान इतना खुश हुआ कि यह क्षेत्र को गिफ्ट स्वरूप दे दिया। ये इसका इलाका जो है 51-80 किलोमीटर स्क्वायर का है, एक गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट टू चाइना। यहां पर आपका गिफ्ट दे दिया गया, ये पीओके है। और वर्तमान में जो हमारा भारत का कश्मीर है, यहां पर लिख लीजिए कारगिल। कारगिल लिखिए, यहां जम्मू लिखिए, इस जगह श्रीनगर लिखिए, श्रीनगर। यहां लेह लिख दीजिए। यहां देखिए, ये जम्मू कश्मीर यूटी है और ये लेह और लद्दाख यूटी है, इस सेक्शन, ठीक है। ये जो है आपका पहले कश्मीर था, भारतीय कश्मीर था, जिसमें अभी ये जो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इस भाग पर अक्साई चीन पर किसने कब्जा कर लिया है? चीन ने। और गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, और ये क्षेत्र जो है चीन को दे दिया गया है, ठीक है। तो उस समय का बात है, 1947 में यहां के राजा थे हरि सिंह। और इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रहने का फैसला ले लिया। मैंने बताया कि अंग्रेज सुविधा दे चुके थे कि कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अब जब स्वतंत्र रहने का फैसला ले लिया, तो भारत ने विशेष हस्तक्षेप शुरू में नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का जो प्रयास था कि इसको हड़प लिया जाए किसी तरह से कश्मीर को, ठीक है। तो पाकिस्तानी सेना ने खुद से तो अटैक नहीं किया, कबीलों के माध्यम से अटैक कर दिया, और पीछे से बैकअप पाकिस्तानी सेना कर रही थी, ठीक है। तब क्या किया, हरि सिंह के द्वारा भारत से हेल्प मांगा गया, ठीक है। भारत ने क्लियर कहा कि जब तक आप विलय नहीं करेंगे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक हेल्प नहीं किया जाएगा। हरि सिंह की समस्या यह थी, एक तो वह स्वतंत्र रहना चाहते थे, उनकी निजी इच्छा थी। दूसरा, वह भारत के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था। अगर भारत के साथ जाते तो जो उनका राजतंत्र था,
प्रभुसत्ता थी वो समाप्त हो जाता। तीसरा जो एक और समस्या थी कि जम्मू क्षेत्र जो था वो हिंदू बहुल था, लद्दाख क्षेत्र जो था बौद्ध बहुल था, और घाटी कश्मीर घाटी और कारगिल क्षेत्र जो था वो मुस्लिम बहुल था। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में मिलते तो इनके हितों का नुकसान था और इनके हितों का नुकसान था बौद्ध और हिंदू के। अगर भारत में मिलते तो इनके हित के बारे में सोच रहे थे। ये सब सारी समस्या थी। फिर भी अंततः हरि सिंह ने क्या किया कि चलो मिल जाते हैं भारत में, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया गया। इसी जगह है गुलमर्ग है, बारामूला है, ठीक है, उड़ी है, इन क्षेत्रों पर जो है पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण हो चुका था। और जैसे ही इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारतीय वायुसेना और बाद में थल सेना भी कश्मीर पहुंच गई और इन्हें पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। ठीक है, और बारामूला, उड़ी और गुलमर्ग इस सारे सेक्शन पर श्रीनगर तो पर नियंत्रण में नहीं ले सके थे, पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से मुक्त करा लिया गया। मुजफ्फराबाद बस पहुंचने ही वाले थे कि भारत की ओर से ही संयुक्त राष्ट्र संघ जवाहरलाल नेहरू ने जाने का प्लान कर लिया गया, जिसके कारण सेना को यथास्थिति रोक दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, इस सिचुएशन में यही लाइन था, ठीक है, जहां पर सेना जो है दोनों रुकी। तो बहुत ही बड़ा भाग कश्मीर का जो है भारत के हाथ से उस समय निकला हुआ था। अगर एक सप्ताह भी समय मिलता तो इस सारे क्षेत्र पर जो था भारतीय सेना कब्जा कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और इस जगह पर जहां पर सेना को रोका गया उसको कहा गया एलओसी। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप इस जगह में, ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस पर एक फिल्म भी बन चुका है, आप जानते हैं एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल यही कहलाया जो आज तक बना हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र ने यह व्यवस्था दी कि आप लोग जो है जनमत संग्रह वगैरह करा करके निर्णय लीजिए। ठीक है, लेकिन जनमत संग्रह कराने के लिए जरूरी था कि दोनों सेनाएं पीछे हटती। पाकिस्तान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया तो भारत भी हटने से इनकार कर दिए। ठीक है, पहला ये समस्या आया। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया था, साइन कर दिया था विलय पत्र पर, पहला। दूसरा, 1956 में भारतीय संविधान जो है जम्मू कश्मीर के संविधान के साथ वहां पर लागू कर दिया गया। ठीक है, जिसमें क्लियर लिखा हुआ था, धारा 370 जो था इसमें इनपुट किया गया, और एक धारा 35 से, दो धाराओं को इनपुट किया गया है। ठीक है, धारा 370 में एक अनुच्छेद में क्लियर लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर जो होगा भारत का अभिन्न हिस्सा होगा, और वह क्षेत्र भी भारत का अभिन्न हिस्सा होगा जो पाकिस्तान के अधिकृत हैं। ठीक है, इसके कारण विधानसभा में और वहां के विधान परिषद जो उस समय था भी नहीं है, इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों को खाली रखा जाता था। ठीक है, तो 370 और 35 ए जोड़ दिया गया। 35 ए में भी आपका कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, और आर्टिकल 19 के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान था। हालांकि इसका महत्व अब इसलिए नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि जो आपका पुलवामा का हमला हुआ था आप जानते हैं, जिसमें लगभग 40 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई थी, भारत ने बदले की कार्रवाई करते हुए बालाकोट स्ट्राइक भी किया था। उसके बाद भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि कश्मीर का समस्या जो है इससे सोल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, सबका जड़ में कहीं ना कहीं से धारा 370 है। इसका लाभ कश्मीरी जनता को तो मिले या ना मिले, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसका भरपूर जो है लाभ उठा रहा है। ठीक है, इसके कारण धारा 370 को क्या किया गया, क्वेश्चन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया, और इसके साथ ही 35 से अपने आप समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि जो विशेषीकृत अवस्था थी, राज्य था, वो समाप्त हो गया, और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया।
2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। पहला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख और कारगिल। कारगिल चूंकि भौगोलिक रूप से लेह के समान था, बर्फीला क्षेत्र था, ठीक है, इसलिए लेह के साथ रखा गया। हालांकि वो मुस्लिम बहुल आबादी है, ठीक है, लेकिन भौगोलिक समानता को देखते हुए बंटवारा किया गया था। धर्म के आधार पर यहाँ बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि आप देखते हैं कि जो कश्मीर का क्षेत्र है यहाँ पर हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, इसलिए धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं है। इसको दिमाग में नहीं रखना, इंटरव्यू में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का जो कश्मीर है वहां कहीं ना कहीं आपका 370 की समाप्ति के बाद यह देखा जा रहा है कि काफी शांति हुई है, ठीक है। हालांकि भी कश्मीर का विवाद जो है समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब भारत ने 5 अगस्त को उससे रिक्वेस्ट किया तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के द्वारा, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, उनका हो, जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन का, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC, ठीक है, हर जगह इस मुद्दे को उठाने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि सफलता उसे नहीं मिली, ठीक है। तो कश्मीर की स्थिति यही है, अभी भी विवाद में है ही, क्योंकि जब तक भारत को POK, बाल्टिस्तान, गिलगिट और अक्साई चीन का क्षेत्र जो है प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक कश्मीर के विवाद को सोल्व नहीं माना जाएगा। इसके बारे में अलग क्लास में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए हैदराबाद। हैदराबाद आप जानते हैं साउथ का भी एक शहर है और किसकी राजधानी है? तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश का था। हैदराबाद का जो लोकेशन है उसको देखिए। जो तेलंगाना का लोकेशन है लगभग वही क्षेत्र से में है, कुछ ज्यादा बड़ा था, ठीक है। हैदराबाद निजामों की राजधानी रही थी। आप जानते हैं मुगलों से निजामुल मुल्क अलग हुए थे, उन्हीं के वंशज थे। अंतिम बोल सकते हैं आप उस्मान अली खान। उस्मान अली खान इनको कहीं ना कहीं से यहाँ पर जनता जो थी 80% हिंदू थी और ये भारतीय भूमि से घिरा हुआ था, और कहीं ना कहीं इन्हें पाकिस्तान से सह मिल रहा था। पाकिस्तान भी चाहता था कि जो विलय है पाकिस्तान के साथ हैदराबाद का हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि भारत से घिरा हुआ भूमि था, ये संभव था ही नहीं। तब क्या किया कि इससे यहाँ के निजाम को पाकिस्तान ने प्रोत्साहन दिया कि आप जो है अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दीजिए, हम पूरा समर्थन करेंगे। इन्होंने यूएनओ तक मुद्दा उठाया और अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर दी, ठीक है। स्वतंत्रता तो घोषित कर दी, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया, ठीक है। भारत इसे स्वीकार कर भी कैसे सकता था, क्योंकि इसके अंदर का देश था, 80% वहां हिंदू जनता थी। तो अंततः क्या हुआ, जब ये नहीं मान रहे थे तो वल्लभ भाई पटेल ने डिसीजन लिया कि वहां पर छोटी मोटी एक पुलिस कार्रवाई की जाए, और पुलिस कार्रवाई किया गया, ठीक है। इसके बाद जो है हैदराबाद के जो उस्मान अली खान थे उन्हें भी लगा कि ये गलत है। उन्होंने यूएनओ में खुद कहा कि उन्होंने भारत के साथ विलय कर लिया है, ठीक है। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस ढंग से हैदराबाद का जो है विलय हो गया। ये हुआ 1948 में। अब आते हैं जूनागढ़। पहले कश्मीर हुआ, फिर हैदराबाद, ये आता है क्रम, ध्यान रखिएगा। कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र को मैं बना रहा हूं, पहचान रहे होंगे आप, ठीक है।
इस जगह छोटा सा एक प्रांत था जूनागढ़। इसके जो नवाब थे वो भी मुस्लिम थे, महावत खां। कौन थे? महावत खां। इनकी इच्छा थी कि पाकिस्तान में मिला लें जूनागढ़ को, अपने राज्य को, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी 80% प्लस हिंदू ही थे जनसंख्या में। इन्होंने घोषणा भी कर दिया 15 अगस्त को, जब भारत आजाद हुआ ना 1947 को, इन्होंने घोषणा भी कर दिया कि जूनागढ़ जो है पाकिस्तान का अंग है। उनको अधिकार भी था, क्योंकि अंग्रेज सरकार दे करके गई थी अधिकार। घोषणा तो कर दिया, लेकिन यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। अब जानते हैं राज्य के एक प्रमुख तत्व में जनता भी होते हैं, संप्रभुता, जनता, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सब में जनता भी तो है। अब जनता की इच्छा नहीं थी, तो जिसके कारण नवाब महावत खां को पाकिस्तान भागना पड़ा। और इसका विलय जो है 1948 में अंतिम रूप से भारत में हो गया। इस तरह से जूनागढ़ का मामला भी सोल्व हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन जूनागढ़ में? इसको मिटा देता हूं। आज ये गुजरात का अंग है। अगर ऑप्शन आता है कि निम्न में से कौन सबसे अंत में मिला, तो जूनागढ़ होगा, ठीक है। पहला कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जूनागढ़। अब आइए सरक्रिक विवाद, जो उसी समय से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्रता के जस्ट बाद से, ठीक है। इसको समझ लीजिए सरक्रिक को। सरक्रिक लिखने के बाद इसको बना लीजिए। ये भी आप समझ रहे हैं, गुजरात सेक्शन है, ठीक है। एक काठियावाड़ है, जहां जूनागढ़ मैंने अभी दिखाया था, और ये कच्छ है। सरक्रिक, सरक्रिक के लिए यहां से आना होगा आपको, इस पार्ट में, ये कोना में है आपका सरक्रिक, ध्यान दीजिए। क्रिक का अर्थ होता है इस जगह का मैं बना रहा हूं, ठीक है। क्रिक का अर्थ होता है पतला खाड़ी, ठीक है, बहुत ही पतला। फारस की खाड़ी तो बहुत चौड़ा हो गया, लाल सागर बहुत चौड़ा हो गया, ये बहुत ही पतला होता है, ठीक है। ये था सरक्रिक, अभी भी है। भारत चाहता था कि इसके मध्य से बंटवारा हो। भारत क्या चाहता था? मध्य से बंटवारा हो, जबकि पाकिस्तान पूरा कब्जा करना चाहता था, पूरे पर अधिकार। यही विवाद का जड़ था, ठीक है। इसके बाद जो है इंटरनेशनल लाइन है, सरक्रिक के जस्ट बाद, ठीक है। इधर भी एक क्रिक है, इसका नॉर्थ में कांझर क्रिक, ये पाकिस्तान का पार्ट है। और इधर भी एक क्रिक है, कोरी क्रिक, ये भारत का पार्ट है। इसमें कोई विवाद नहीं है, कोरी क्रिक और कांझर क्रिक में। मेन विवाद है सर क्रिक में, ठीक है। तो विवाद हुआ। गुन्नार लेंगर जो थे एक स्वीडिश थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में एक समिति बना दी गई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि आप इसको सॉल्व कीजिए, भारत पाकिस्तान के इस मामले को, ठीक है। जिसके बाद भारत ने स्वीकार कर लिया कि 350 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका जो है सरक्रिक में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र का विवाद जो है सॉल्व हो गया, लेकिन ये विवाद अभी भी अनसॉल्व है। और ये विवाद यहाँ पर जो है आपका कच्छ क्षेत्र है, इस साइड में भारत है, ठीक है, यहाँ भारत है। अब देख रहे हैं यहाँ सिंध प्रांत है पाकिस्तान का,
तो ये विवाद जो है अभी भी अनसोल्व है, वार्ता 19 चल रही है, ठीक है। देखिए कब सोल्व होता है। लेकिन भारत का आधा डिमांड है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सर क्रीक के लिए इतना विवाद क्यों है, ठीक है। तो लिख लीजिए विवाद क्यों है सर क्रीक के लिए। ये बहुत ही बड़ा मत्स्य क्षेत्र है, मछली भारी मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। दूसरा, तेल और गैस के भंडार होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये दो कारण से जो है ये आकर्षण का क्षेत्र बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे कि स्वतंत्रता के ठीक समय में ठीक बाद जो है कौन कौन से विवाद हुए। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में क्या क्या विवाद है। सियाचिन, बागलिहार, तुलगुल, ये चेनाब नदी पर है, ठीक है। और ये झेलम नदी पर है। यहां पे देखिए मुख्य स्टडी यहां करना है इसका। यहां पर देखिए बगलिहार है, यहां पर जम्मू के पास बगलिहार है, श्रीनगर के पास तुलगुल है। जम्मू सेक्शन में ये है और ये श्रीनगर सेक्शन में। सियाचिन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। 19 सितंबर को 1960 में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, बंटवारा के लिए। तो ज्योग्राफी में जब मैं पढ़ाऊंगा तो नॉर्थ की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, सिंधु, चेनाब और झेलम, ध्यान रखिएगा, सिंधु, चेनाब और झेलम के जल का प्रयोग करने का अधिकार जो है पाकिस्तान को दिया गया था। और साउथ की जो 3 नदियां थी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, उसमें सतलज, ब्यास, ठीक है, सतलज और ब्यास, और एक जो आपकी नदी है रावी, ठीक है। सतलज, ब्यास और रावी नदी जो है, ये तीनों का जल का प्रयोग करने का अधिकार जो था भारत को दिया गया था। लेकिन चूंकि ये देख रहे हैं आपकी चेनाब और झेलम, ये दोनों नदियां जो हैं, सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 के अनुसार किसके थे? पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, ठीक है। हालांकि नौवहन योजना है, ठीक है, तुलगुल। तो भारत ने स्पष्ट किया कि ये जो भारत का निर्माण कार्य है किसी तरह से भी नदी जल समझौता का जो है उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह अधिकार है भारत को सीमित प्रयोग का,
क्योंकि जल प्रवाह को नहीं रोका जा रहा है, सीमित प्रयोग किया जा रहा है स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए। हालांकि विवाद का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। अब आते हैं हम लोग सियाचिन पर, ठीक है, जो बहुत ही प्रमुख चीज है, प्रमुख विवाद के मुद्दे हैं। कश्मीर का एक मैप बना लीजिए, सियाचिन समझ में आ जाएगा जिनको नहीं समझ है अभी तक। यहां मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र जो है पीओके है, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके, ये क्षेत्र जो है अक्साई चीन है, और ये जो है जेके यूटी है, और इधर लद्दाख लेह जिसका कैपिटल है लद्दाख यूटी है, लद्दाख यूटी, ठीक है। यहां से देखिए प्रवाहित होती है एक नुब्रा नदी, ये आकर के मिल जाती है इस इंडस से, सिंधु नदी है, ठीक है, और ये है नुब्रा नदी। नुब्रा NUBRA, और ये है सॉरी ये श्योक नदी, श्योक लिखी SHYOK, और ये है नुब्रा नदी, उसकी सहायक, श्योक की सहायक है नुब्रा नदी, ठीक है। इसी के बीच में है आपका सियाचिन क्षेत्र। सियाचिन क्षेत्र जो है अत्यंत ही बर्फीला क्षेत्र है, निर्जन क्षेत्र है, वीरान है, और यहां तक कि 1972 में जो आपका शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें सियाचिन का जिक्र तक नहीं था। लेकिन 1965 और 1972 के युद्ध के बाद पाकिस्तान समझ चुका था कि प्रत्यक्ष युद्ध में जो है भारत को पराजित करना संभव नहीं है, तो अप्रत्यक्ष तरीकों से वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने का प्रयास करने लगा। उसी का एक हिस्सा ये था सियाचिन। सियाचिन पर अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसने क्या किया, फ्रांस, चाइना, USA और जापान के पर्वतारोहियों को सियाचिन जाने की अनुमति देने लगा, ठीक है। इसका लाभ भी मिला उससे। 1981 में USA के साथ साथ UNO भी सियाचिन को पाकिस्तान के नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफलता थी। तब भारत जो था अलर्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद यहां पर कई अभियान दल भारत के द्वारा भेजे गए, ठीक है। और जो अभियान दल था यहां पर सियाचिन में जो प्रमुख क्षेत्र थे, विला फोंडाला लिख लीजिए, आता है विला फोंडाला, सियाला, सियाला को बाना सिंह चौक चेक पोस्ट बोलते हैं हम। क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाने में सूबेदार बाना सिंह का जो था बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए सियाला को बाना सिंह चौक चेक पोस्ट भी बोलते हैं। विला फोंडाला में भारतीय सैन्यवेश से, ठीक है। तो यहां पर जो है भारत के द्वारा ध्यान दिया गया और धीरे धीरे जो है भारत के द्वारा कई सैन्य चौकियां जो है सियाचिन जैसे ठंडे प्रदेश में भी स्थापित कर ली गई। हालांकि वहां करोड़ों रुपया खर्च है एक एक सैनिक को रखने में। तेल का जो है 1 लीटर किरासन तेल का भी खर्च जो है 5,000 रुपया पर लीटर पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मजबूरी है, देश की संप्रभुता का सवाल है पहला, और दूसरा जो है इसको नियंत्रित इसलिए भी रखना जरूरी है कि 1983 में
चीन के द्वारा, यह है काराकोरम हाईवे। आप देख रहे हैं काराकोरम हाईवे, चीन के द्वारा काराकोरम हाईवे 1983 में बना लिया गया है, ठीक है। और सियाचिन जो है विलाफोंडाला से, वहां से आपका इस काराकोरम हाईवे पे पूरा दृष्टि रखा। जब भारत चाहे अटैक करके उस काराकोरम हाईवे को बर्बाद कर सकता है। अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो काराकोरम हाईवे के माध्यम से आयुध भी पहुंचा सकता है, लेकिन उस स्थिति में सियाचिन ही वह जगह है जहां से भारत जो है इस हाईवे को बंद करवा सकता है। यहीं पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सीमा भी मिलती है, ठीक है। पाकिस्तान है ही, इधर चाइना है ही, थोड़ी दूर में ताजिकिस्तान भी है, रूस के पार्ट्स जो हैं। तो इस ढंग से सियाचिन का जो है काफी महत्व है और यही कारण है कि नियंत्रण रखा गया। 1992 में 1992 में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई, इस क्षेत्र को है विसैन्यकृत कर दिया जाए और दोनों सेनाएं वापस लौट जाएं। यहाँ तक कि पर्वतारोहियों को भी जो है यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाए। हालांकि यह सहमति जो है नहीं बन पाया अंत में, ठीक है। आज भारत की सेना भी, पाकिस्तान की भी सेना भी अत्यंत ठंड में बहुत कष्टों को सहते हुए रहती है और खर्च तो पूछिए मत, इतना अधिक हो रहा है दोनों देशों का। लेकिन ऐसा ये रणनीतिक जगह है जिसको छोड़ना जो है भारत के लिए उचित नहीं होगा, भले ही जितना भी खर्च हो जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सियाचिन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। मैप पर विशेष ध्यान दीजिएगा और परीक्षा में जब भी आप उत्तर लिखेंगे मैप को दिखाइएगा जरूर। युद्ध और विवाद, युद्ध पर आइए, अब विवाद नहीं। युद्ध देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच दो तरह के देख सकते हैं। आजादी के बाद से जो 70 साल बीते हैं दोनों देशों के आजादी के, एक प्रत्यक्ष युद्ध और दूसरा परोक्ष युद्ध। एक प्रत्यक्ष युद्ध और दूसरा परोक्ष युद्ध। प्रत्यक्ष युद्ध जो था आपका 3 मौकों पर हुआ। उन्नीस 1947 का युद्ध तो नहीं कहा जाएगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, काफी विवाद उस समय भी थे। अच्छा, मैं भी नहीं लिखता हूं इसको, 1965 लिख दीजिए, 1971, 1999 इधर लिख दीजिए। विभाजन में लिख दीजिए, विभाजन यहां कर दीजिए 1947, ठीक है। परोक्ष युद्ध, जब पाकिस्तान को लगा कि वो प्रत्यक्ष युद्ध में भारत को पराजित नहीं कर सकता है, तब उसने 1971 के बाद से ही रखे परोक्ष युद्ध का सहारा लेना शुरू किया। क्योंकि 99 का जो युद्ध था, कारगिल युद्ध था, आज तक पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया है कि उसकी सेना ने लड़ी थी, ठीक है। इसलिए ये आधा जो है परोक्ष में ही आता है। जो प्रत्यक्ष युद्ध था विशेष रूप से 65 और 71 का था। परोक्ष युद्ध में आप आतंकवाद को ले सकते हैं, ठीक है। 1947 के युद्ध के बाद, युद्ध तो नहीं, जो शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई थी, यहां लिख दीजिए शरणार्थी समस्या। जो विभाजन के बाद जो आपकी परिस्थितियां हुई थी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे थे पाकिस्तान में, उसके बाद कराची समझौता हुआ था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच, ठीक है। और 1965 में
जो युद्ध हुआ, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। 1971 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद 1972 में जून माह में शिमला में हुआ शिमला समझौता। इसके बाद जो आपका 1999 में (2001) में आगरा वार्ता हुआ। यहां पर देखिए, कराची समझौता में अल्पसंख्यकों की रक्षा मुख्य मुद्दा था। पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया था भारत को कि अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। वहां के संविधान में भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। हालांकि उसका पालन पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों की संख्या जो है वहां पर प्रतिशत विशेष रूप से तेजी से गिरी है स्वतंत्रता के बाद आज तक का अगर रिकॉर्ड देखिएगा। लेकिन संवैधानिक रूप से वहां भी सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि वो एक इस्लामिक देश है, फिर भी सुरक्षा प्रदान किया गया है। तो लियाकत अली और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुआ था, ये जो आपका हुआ था, इसके लिए ताशकंद में समझौता किया गया। ठीक है। 1965 के युद्ध पर अगर हम लोग बात करें, इसको भी मैं मिटाता हूं, परोक्ष युद्ध पर बात करता हूं थोड़ी देर में। इसका 2 कारण था। सर क्रिक क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा कुछ क्षेत्रों पर कब्जा। सर क्रिक पर मैं चर्चा कर चुका हूं। पहला ये कारण था। दूसरा कारण था पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाना। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाना। जिब्राल्टर जो है अटलांटिक महासागर के तट पर यूरोप और अफ्रीका के बीच एक जल संधि है। ठीक है। अरब के देशों ने जब स्पेन पर अटैक किया था तो जिब्राल्टर को एक बेस पॉइंट बनाया था और उससे सफलता मिली थी स्पेन को जीतने में। पाकिस्तान उसी से प्रेरित होकर जिब्राल्टर ऑपरेशन चलाया था ताकि वो कश्मीर घाटी पर कब्जा कर सके। इसके लिए 30-40 हजार सैनिकों को उसने स्पेशल रूप से प्रशिक्षित किया था। और तीसरा जो एक कारण आप ले सकते हैं 1965 युद्ध का दोनों देशों के बीच, 1962 में भारत की हार। पाकिस्तान को बहुत भरोसा हो गया था कि इस हार के बाद, भारत की हार के बाद, कि वो भी भारत को हरा सकता है। हालांकि वो इसकी गलतफहमी थी, चीन और पाकिस्तान की तुलना नहीं हो सकती। ये 3 कारण थे आपके 1965 के युद्ध के। लेकिन पाकिस्तान को विशेष सफलता नहीं मिली और युद्ध में वह पराजित हुआ। इसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ, उस समझौते के जो प्रमुख मुद्दे थे, अखंडता की, एक दूसरे की रक्षा किया जाएगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, युद्ध बंदियों को वापस जो होता है समान रूप से, जीते गए क्षेत्र को वापस करना। दोनों जो जीते थे एक दूसरे के क्षेत्र, जीते गए क्षेत्र को वापस करना। दोनों देश जो जीते थे, लेकिन भारत को यहां नुकसान हुआ। भारत ने 750 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका जीता था, ये वापस करना पड़ा भारत को। और पाकिस्तान ने 250 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का एरिया में घुस गई थी पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत्र में, उसे वापस करना पड़ा। तो भारत को यहां नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान भारत को हुआ,
ताशकंद की संधि के बाद ताशकंद में ही भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। ठीक है, तो ये था आपका ताशकंद। अब आगे आते हैं हम लोग 1971 के युद्ध पर। अभी प्रत्यक्ष चल रहा है, परोक्ष उसके बाद चलेगा। देखिए 1971 का युद्ध जो था बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर हुआ था। वहां पर मुक्ति बाहिनी नामक एक संगठन थे। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को बहुत कम महत्व दिया जाता था क्योंकि वहां बांग्ला भाषी थे। ठीक है, धर्म के आधार पर बटा हुआ पाकिस्तान जो है भाषा के आधार पर देखे भेदभाव करने लगा था। मुक्ति वाहिनी सेना जो है वहां की जो थी, पाकिस्तानी नीतियों के कारण पाकिस्तान से बांग्ला भाषी अलग होना चाहते थे। इसके कारण पाकिस्तान वहां पर क्या किया कि वहां के जो मुस्लिम थे, बहुसंख्यक ही थे पूर्वी पाकिस्तान में भी, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि जो बांग्ला भाषी मुस्लिम है पाकिस्तान के पक्ष में आ जाएं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। लेकिन उनका पाकिस्तान का जो यह तरीका था वो सफल नहीं रहा। दूसरी ओर भारत के लिए क्या समस्या उत्पन्न हो गई कि 1970 में प्रतिदिन 3000 से अधिक लोग जो है भारत में प्रवेश करने लगे सुरक्षा के लिए शरणार्थी के रूप में। धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि 80 लाख शरणार्थी जो है भारत में प्रवेश कर चुके थे। भारत ने मानवीय आधार पर इन शरणार्थियों को क्या किया, अपने देश में शरण दे दिया। लेकिन भारत के लिए भी तो समस्या थी इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थी के संदर्भ में। तो इसके कारण भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और उस समय पाकिस्तान को यूएसए काफी सपोर्ट करता था। ठीक है, इस स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी ने, जब भारत रूस संबंध पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा, फिर रूस के साथ, उस समय सोवियत संघ था, सोवियत संघ के साथ अगस्त 1971 को मैत्री संधि कर ली। मैत्री संधि में यह स्पष्ट था कि भारत पर किसी भी तरह का बाहरी अटैक होता है तो रूस जो है उसकी सहायता करेगा। ठीक है, यानी कि खुला समर्थन रूस ने दे दिया था भारत को। इंदिरा गांधी निश्चिंत हो चुकी थी कि अगर अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश करता है, चाइना प्रवेश करता है, हालांकि संभावना चाइना का नहीं था, तो रूस जो है उसकी मदद करेगा। हुआ भी यही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति बीवी गिरी भारत में आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। उसके बाद भारतीय सेनाएं जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। मात्र 13 दिन के युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी खान, जो पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख थे, उन्होंने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, नियाजी खान। इस ढंग से स्वतंत्र और गणतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। जो भारत के लिए एक समस्या थी, दोनों ओर पाकिस्तान, ठीक है, दोनों ओर से समस्या उत्पन्न करता रहता था, इंदिरा गांधी ने इस तरीके से सोल्व कर दिया था। भारतीय सैनिकों की वीरता ने इसे सोल्व कर दिया था। ठीक है, इस ढंग से जो है आपका 1971 का युद्ध हुआ। उसके बाद शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता में भी वही सारे चीज थे। ठीक है, ये जून में हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे समझौता के लिए इंदिरा गांधी के साथ।
तो इस समझौते में आपका वही सारे चीज थे। दोनों सैनिक जो हैं अगर घुस गए हैं पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में, बांग्लादेश का जिक्र इसमें नहीं था कि अगर दोनों सैनिक घुस गए हैं तो अपने अपने क्षेत्रों में वापस आएंगे, सैन्य बंदियों को वापस किया जाएगा, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की जाएगी, ठीक है। और एक अच्छे पड़ोसी के साथ दोनों देश रहेंगे, एक अच्छे पड़ोसी के रूप में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो अलग मैटर था, जिसकी चर्चा आज भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग बैठकों में, द्विपक्षीय बातों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती है कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, आपसी मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता के तहत सुलझाएंगे, द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा सुलझाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग शिमला समझौता में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ 1972 का शिमला समझौता। अब आगे आते हैं हम लोग 99 कारगिल। कारगिल को आपने देखा कि ठीक बॉर्डर पर है, एलओसी के पास था। यहां पर है कारगिल। पाकिस्तान समझ चुका था कि प्रत्यक्ष युद्ध में सीधे लड़ना उचित नहीं, इसने फिर से कबीलों को भेज दिया और इसे स्वतंत्रता संघर्ष का नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन भारत ये समझता था, चूंकि ऊंचे क्षेत्र में पाकिस्तान थे, पाकिस्तानी सैनिक थे कबीलों के भेष में, और भारत नीचे क्षेत्र, तो नीचे क्षेत्र में थे भारतीय सैनिक, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा शुरुआती दौर में। लेकिन भारत ने अपने बोफोर्स तोपों के मदद से कारगिल युद्ध को जीतने में सफलता प्राप्त की। पहला लाभ हुआ। दूसरा लाभ हुआ, पाकिस्तान का असली चेहरा जो है पूरे विश्व समुदाय ने देख लिया था। ये पहला झड़प या युद्ध जो बोलिए था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो या अन्य विश्व समुदाय के देश, सभी ने भारत का समर्थन किया था, ठीक है। पाकिस्तान एक तरह से अलग थलग पड़ गया था इस युद्ध के दौरान। हालांकि इस युद्ध से ठीक पहले वाजपेयी जो है लाहौर यात्रा गए थे, लाहौर बस से गए थे, ठीक है, 1999 के शुरुआत में। और ये जुलाई में अंततः भारत 16 जुलाई 1999 को जितने भी क्षेत्र पाकिस्तान ने जीत लिए थे गलत ढंग से, उसे वापस प्राप्त करने में सफल रहा। कारगिल कोई ऐसा युद्ध नहीं था, इसलिए ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ शिमला या ताशकंद की तरह, ठीक है। अब आते हैं परोक्ष। परोक्ष में जैसा मैंने कहा, आतंकवाद। आतंकवाद को आप दो लेवल पे बांटिए। पंजाब में आतंकवाद, दूसरा कश्मीर में आतंकवाद। पंजाब में जो आतंकवाद था 1980 के दशक में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए जून 1984 में चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। यहां खालिस्तान की मांग हो रही थी, अलग देश। पाकिस्तान का पूरा संरक्षण था, ठीक है। इंदिरा गांधी ने यहाँ कड़ाई से किया, उनकी हत्या भी हुई इस मुद्दे पर, आप लोग जानते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ। आज पंजाब में शांति है। 1990 के बाद पंजाब में शांति आनी शुरू हुई, शांति और समृद्धि, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ जो है अपने परोक्ष आतंकवाद फैलाने में
परोक्ष युद्ध में पूरी तरह से असफल रहा, हालांकि बहुत लोगों की यहाँ जानें चली गई। अब आगे आते हैं हम लोग कश्मीर। कश्मीर स्वतंत्रता के बाद से मुद्दा बना हुआ था, ठीक है। कश्मीर में सारे युद्धों में सफलता के बाद कश्मीर प्राप्त पाकिस्तान द्वारा नहीं हो सका। तब 1990 के बाद इसने आतंकवादियों को प्रश्रय देना शुरू किया, घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया। 1990 से कश्मीर की घाटी जो है, कश्मीर की घाटी में हिंदुओं को निकाल बाहर किया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के धमकी के बाद। हिंदुओं को कश्मीरी पंडित के रूप में जो जानते हैं, हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवाद के कारण वहां के पर्यटन उद्योग जो थे पूरी तरह से चौपट हो गए, ठीक है। अक्सर आप न्यूज में पहले पढ़ते होंगे कि कश्मीर में इतने लोग मर गए आतंकवादी हमले में, ये हो गए वो हो गए, ठीक है। इस सारी समस्या को सोल्व करने के लिए अंततः 5 अगस्त, इसके बारे में अभी मैंने बताया था, 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को पारित कर दिया गया। उसे 2 पार्ट में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद वहां पर कोशिश की जा रही है कि विकास की गति जो वहां रुकी हुई थी पिछले 10, 15, 20 वर्षों से, स्वतंत्रता के बाद से वहां के कई लोगों को आर्टिकल 370 के कारण अधिकार नहीं प्राप्त थे, जो कश्मीरी पंडित को 1990 में भगा दिया गया था, फिर से सारी व्यवस्थाएं जो है पटरी पर लाई जा सकें। और बहुत ही सकारात्मक कदम जो है सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, और वहां की जनता का भी समर्थन हासिल है इसमें, और पर्यटन उद्योग जो है तेजी से वहां पर विकसित हो रहा है, और अन्य उद्योगों के लिए भी, अन्य प्रोजेक्ट के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए कुछ प्रमुख डेट्स लिख लीजिए जो भारत और पाकिस्तान के लिए रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए 1947, 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान स्वतंत्र देश बने। 1948 कराची समझौता। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए मैं बता चुका हूं। 1965 युद्ध, फर्स्ट वार बिटवीन पाक एंड इंडिया। शिमला समझौता, सॉरी ताशकंद समझौता। सेकेंड वार, बांग्लादेश के मुद्दे पर, इंडिया पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध बांग्लादेश के मुद्दे पर, शिमला समझौता। कारगिल युद्ध। न लिख लिए होंगे। तेरह दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला।
भारतीय संसद पर हमला। उसके बाद लिखिए 26 नवंबर 2008 मुंबई हमला। विश्व 15 मोदी पाकिस्तान गए। नवाज शरीफ के बर्थडे में अचानक चले गए थे 1-2 घंटे के लिए। 1 जनवरी विश्व 16 पठानकोट एयरबेस पर हमला। 18 सितंबर विश्व 18 उड़ी अटैक। 20 सैनिकों की लगभग मृत्यु हो गई थी भारत में। रात को हमला किया गया था कायरों की तरफ। उड़ी हमला के बाद लिखिए 29 सितंबर विश्व 18 भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक। भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक। चौदह फरवरी 2019 पुलवामा हमला। 40 सैनिक मारे गए। छब्बीस फरवरी 2019 बालाकोट स्ट्राइक भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। जैश ए मोहम्मद का जो है 300 आतंकवादी यहां पर मारे गए थे। जैश ए मोहम्मद के 300 आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद भारत सरकार को लगा कि यहाँ कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। सबका जड़ में जो है धारा 370 है, 35A है, ठीक है। इसको जो है समाप्त कर दिया गया, धारा 370 और 35A, ठीक है। 7 मई 2020 भारतीय मौसम विभाग के द्वारा पीओके का भारतीय मौसम विभाग के द्वारा पीओके का मौसम आंकड़ा शुरू कर दिया गया, जारी करना। मौसम आंकड़ा को जारी किया जाने लगा, ठीक है। यहां पर एक और लिख दीजिए 16 फरवरी 2019 भारत के द्वारा पाकिस्तान से MFN का दर्जा वापस ले लिया गया। मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN मीन्स मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। पाकिस्तान ने तो पहले से ही भारत को नहीं दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, लेकिन भारत फिर भी दिया करता था, जिससे कई उत्पादों के निर्यात में पाकिस्तान को बहुत ही सुविधा होती थी और कम शुल्क पर भारत तक उनके माल जो है पहुंच जाते थे, लेकिन उससे भी वापस ले लिया, ठीक है। तो ये जो है विश्व 20 तक की प्रमुख
दोनों देशों के बीच संबंध में निर्धारक तिथियां थी। अब चलिए संभावनाओं पर अंत में बात कर लेते हैं कि क्या संभावना कुछ है कि दोनों देशों के बीच कभी जो है रिश्ता में सुधार होगा। ठीक है, संभावनाएं हर जगह होती हैं, निश्चिंतता भले ना हो लेकिन संभावना तो जरूर होती है। ठीक है, पहला संभावना जो है पर्यटन के क्षेत्र में, इसमें धार्मिक पर्यटन हो सकता है, दूसरा सामान्य पर्यटन हो सकता है। पाकिस्तान के द्वारा तलवंडी में आपने देखा होगा कि गुरु नानक का जो जन्म स्थल था ननकाना साहब, ठीक है, उसमें पुनरुद्धार कराया तो बहुत सारे भारतीय पर्यटक जो है वहां पर जाने लगे। ठीक है, उसी ढंग से पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर एक है, शक्तिपीठ माना जाता है। अगर वहां का भी पुनरुद्धार कराया जाए तो वहां पर भी भारतीय हिंदू जरूर श्रद्धालु वहां जाएंगे, पाकिस्तान को भी आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। हिंगलाज माता का जो मंदिर है वहां, ठीक है, मुल्तान एक जगह जो पाकिस्तान में है, आप गुप्त काल में पढ़ेंगे, वहां सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर का पुनरुद्धार पाकिस्तान सरकार करा सकती है तो भारत के श्रद्धालु वहां जा सकते हैं। भारत की पक्ष से अगर देखें तो भारत में तो संरक्षित है ही मुस्लिम धार्मिक स्थल, हालांकि विवाद और तनाव के कारण पाकिस्तानियों का उतना आगमन नहीं हो पाता है। एक अजमेर जो है, उसके अलावा जामा मस्जिद है, आगरा है, ठीक है, वहां पर जो है अट्रैक्ट काफी पाकिस्तानी पर्यटकों को किया जा सकता है, दोनों देशों को लाभ होगा। सामान्य में आपके प्राकृतिक स्थल शामिल हो सकते हैं, ठीक है, चिकित्सा के नाम पर आना जाना हो सकता है। भारत में चिकित्सा सुविधाएं जो हैं काफी सस्ती हैं, अमेरिका और अन्य विकसित देशों की अपेक्षा तो भारत। और कई मौकों पर आप देखें जब सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री थी तो एक हृदय रोगी पीड़ित बच्चे को उन्होंने चिकित्सा के लिए भारत बुलवा लिया था। ठीक है, तो पर्यटन का क्षेत्र हुआ। दूसरा जो क्षेत्र आपका है सहयोग का, एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के प्रयास भी हो रहे हैं, जिसमें दो का आप लोग जरूर याद रखिएगा भारत पाकिस्तान में। एक तापी तुर्कमेनिस्तान लिख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया प्रोजेक्ट, तापी प्रोजेक्ट प्राकृतिक गैस के लिए है। दूसरा है आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट को जो है आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। यहां पर आप देखिए, ये भारत है, यहां देखिए फजलिका है, यहां देखिए पाकिस्तान है, ठीक है,
ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है। मुल्तान, चमन, कंधार, हेरात। गलकी गैस फील्ड, यहाँ शेखावाट है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो इस ढंग से जो है पाइपलाइन आपके जाएंगे, ठीक है। यहां से देखिए बाड़मेर है, राजस्थान में बाड़मेर पड़ता है। यहाँ कराची है। इधर ईरान का फारस की खाड़ी पर असलिया है। ये आईपीआई गैस लाइन है, ठीक है। ये आईपीआई गैस लाइन है। एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो एनर्जी के क्षेत्र में आपका 2 पाइपलाइन है, जिसमें पाकिस्तान की सहयोग की बहुत ही जरूरत होगी, ठीक है। एनर्जी के क्षेत्र में आपकी पाकिस्तान की सहयोग की जरूरत होगी, अन्यथा जो है संभव नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, इसको गलकी नाइस गफ भी बोलते हैं, ठीक है। पूरा ही लिख लीजिए। अब अगला सहयोग का क्षेत्र देखिए, इसको अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिए, इसको यूज कीजिए परीक्षा में, ठीक है। एक पर्यटन क्षेत्र में हुआ, दूसरा ऊर्जा क्षेत्र में हुआ, ठीक है। संभावनाओं में व्यापार क्षेत्र में देखिए, व्यापार मात्र 2.5 अरब डॉलर है, जबकि बहुत अधिक होना। इसमें भी 80% जो है भारत निर्यात करता है, और पुलवामा मामले के बाद व्यापार में और ज्यादा गिरावट आया है, ठीक है। विशेष रूप से जो सब्जियां हो गए या दुग्ध संबंधी उत्पाद हो गए, जल्द नष्ट होने वाले उत्पाद हो गए, उसमें जो है दोनों देशों के बीच सहयोग की अत्यधिक संभावना है, ठीक है। दूसरा, भारत को अगर व्यापारिक सुविधाएं पाकिस्तान के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सड़क और रेल मार्ग जो है आसानी से मध्य एशिया तक भारत जा सकता है, जैसा भौगोलिक स्थिति में आप देखते हैं। दूसरी ओर इधर जो बांग्लादेश से म्यांमार है और दक्षिण पूर्व एशिया है, अगर पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहें, तो भारत के द्वारा भी पाकिस्तान को सुविधाएं दी जा सकती है कि बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है व्यापार कर सके, तो दोनों देशों को अत्यधिक लाभ होगा, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में। तीसरा जो है आपका, चौथा जो है, अब जानते हैं 1985 में सार्क का गठन हुआ था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर सार्क के इस संगठन को अत्यधिक मजबूत बनाया जाए और एक फ्री ट्रेड साफ्टा जो आपका प्रस्तावित है 2006 से, उसको वास्तव में धरातल पर उतारा जाए, तो पाकिस्तान और भारत दोनों को लाभ होगा। एक मुद्दा आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष।
अंतर्राष्ट्रीय पक्ष यानी कि भारत का जहां तक स्टैंड है पाकिस्तान के मामले में कि द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर ही सारे मुद्दों को सुलझाया जाए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा तीसरे पक्ष को बीच में घसीटने का प्रयास करता है, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, कभी यूएनओ हो, यूनिसेफ हो, हर जगह कश्मीर के मामले को उठाना उसका एक उद्देश्य हो गया है। तो भारत ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दों में जो है भारत आपका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष के मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष के योगदान को नहीं स्वीकार करता है, मध्यस्थता को जो है अस्वीकार करता है। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो सांस्कृतिक हों, सामाजिक पक्ष हों, व्यापारिक पक्ष हों, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से संभावनाएं बहुत हैं, दोनों देशों को आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेष रूप से पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से उससे निकलना होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आते हैं, टॉपिक आपके समाप्त हुए कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या जो है प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहां देखिए, पहले सामान्य प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों की विवेचना कीजिए, या फिर आलोचनात्मक विवरण दीजिए, या फिर परीक्षण कीजिए। परीक्षण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देते हुए फिर अंत में अपने विचार को दे देना है। उसके बाद आपके प्रश्न बन सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंध में कौन कौन से ऐसे बाधक तत्व हैं और उसमें सुधार की क्या संभावनाएं, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के संबंध की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जा सकती है, पूछी जा सकती है, और इसमें चीन की क्या भूमिका है। या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध के वर्तमान स्थिति को बताते हुए उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या भूमिका है, इसका विवरण दीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न तब कंप्लीट होंगे जब भारत और चीन के संबंध को हम लोग बात करेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, तब वहां से जो है आपका इसका उत्तर आप दे पाएंगे। इसके अलावा सार्क का रोल पूछा जा सकता है, जब सार्क आप पढ़ लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। और इसके अलावा जो कुलदीप नैयर ने पाकिस्तान को दूरस्थ पड़ोसी क्यों कहा है, विवेचना कीजिए, ये प्रश्न आपको 250 वर्ड्स में आ सकते हैं जीएस में। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जो है राजनीतिक विवाद है, लेकिन दोनों देश आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपार संभावनाएं हैं। इससे आप स्पष्ट करें, ठीक है। ये आप तैयार कर सकते हैं 200 से 500 वर्ड में, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे संबंध से, उसको मैंने हर पक्ष को क्लियर करने का प्रयास किया है, मानचित्र से भी समझाया है। आप लोग पूरा यूज करें। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।